Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the next chapter of Flamingo, that is Going Places, written by A.R. Barton. First of all, I'll tell you something about the author of this story. A.R. बार्टन जो है वो एक मॉडर्न राइटर हैं जो कि ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। और इनकी जो कहानी है गोइंग प्लेसेस, इसमें बार्टन ने एक्सप्लोर किया है एक ऐसा थीम जो एडोलेसेंट एज से रिलेटेड है, जिसमें इंसान जो है हमेशा कल्पना में खोया रहता है और हीरो वर्शिप करता है, किसी ना किसी को अपना हीरो मान लेता है और उसको उसकी पूजा करता है, उसको वर्शिप करता है। Now students, I'll give you a brief intro of this chapter. The story revolves around a teenage girl, Sophie, her family and friends. She is a daydreamer who is always lost in her dreams of becoming rich and sophisticated, though in reality she is a worker at biscuit factory. The story suddenly twists up when Sophie makes a wild imagination of meeting Danny Casey, a famous footballer. She also makes a story in front of her brother that Casey will come to meet her on a fixed day as per a promise he made to her. ये कहानी जो है वो एक टीनेज गर्ल सोफ़ी के इर्द गिर्द घूमती है, उसके परिवार और उसके दोस्तों के इर्द गिर्द। ये एक डे ड्रीमर है जो हमेशा अपने ही सपनों में खोई रहती है। उसके सपने हैं कि वो बहुत अमीर हो जाए, सोफिस्टिकेटेड ज़िंदगी गुजारे, यद्यपि रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली है और कहानी में जो है अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है जब सोफ़ी अपनी एक काल्पनिक कहानी बनाती है कि उसकी मुलाकात डैनी कैसे से हुई, जो कि एक फेमस फुटबॉलर था। वो अपने भाई के सामने भी एक कहानी बताती है कि कैसे ने उससे प्रॉमिस किया है कि एक फिक्स्ड डे वो उससे मिलने के लिए आएगा, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया है। Now students, I'll explain you the story in detail. Sophie and Jancy, two schoolgirls, were coming home from school. Sophie declared that she was going to have a boutique. Jancy looked doubtful as something like that took money. Sophie said that she would find it. Jancy observed that it would take a long time to save that much. Sophie said that she would be a manager till then. Jancy pointed out that they would not make her manager straight off. However, Sophie persisted in her fantasizing. She said that she would be like Mary Quant. She would have the most amazing shop in that city. सोफ़ी और जैंसी दो स्कूल गोइंग गर्ल्स थीं जो कि अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी। सोफ़ी डिक्लेयर करती है कि वो अपना एक बुटीक खोलेगी। जैंसी जो है वो संदेहपूर्ण जो है उसको देखती है, उसकी तरफ देखती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। सोफ़ी कहती है कि वो कहीं ना कहीं से जो है इसका इंतज़ाम कर लेगी, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेगी। जैंसी ऑब्जर्व करती है कि इतना सारा पैसा इकट्ठा करने में उसको काफ़ी समय लगेगा। सोफ़ी कहती है कि वो किसी भी तरह से मैनेज कर लेगी। जैंसी पॉइंट आउट करती है यहाँ पर कि वो इस तरह से मैनेज नहीं कर पाएगी। यद्यपि सोफ़ी जो है वो अपने ही ख्वाबों में खोई रहती है, अपने ही सपनों में खोई रहती है। वो कहती है कि वो एक दिन मैरी क्वार्ट जैसा जो है वो बनेगी, और वो ये भी कहती है कि उसकी इस शहर में एक बहुत शानदार शॉप होगी। Jancy knew that they were both earmarked for the biscuit factory. She became melancholy and wished Sophie would not say those things. She told Sophie to be sensible. They didn't pay well for shop work. Moreover, her dad would not allow her. जैंसी जानती थी कि उनके भाग्य में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा था। वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और इच्छा करती है कि सोफ़ी ऐसी बातें ना कहे और वो समझदारी की बातें करे। शॉप पर काम करने के उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और ऊपर से उसके पिता जो हैं वो भी उसको परमिशन नहीं देंगे। सोफ़ी चेंज ट्रैक. She said that she would become an actress.
There was real money in that field. She could also have boutique as side business, as actresses did not work full time. Alternatively, she would become a fashion designer, something a bit sophisticated. सोफ़ी टॉपिक चेंज कर लेती है, वो कहती है कि वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी। उसमें जो है काफ़ी पैसा है, इस फील्ड में काफ़ी पैसा है और वो साथ ही जो है साइड बिज़नेस के फॉर्म में अपना बुटीक भी खोलेगी क्योंकि एक्ट्रेसेस को फुल टाइम काम करना नहीं पड़ता। और अल्टरनेटिवली वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी बन जाएगी और जो है काफ़ी समझदारी के साथ प्रगतिशील हो जाएगी, बन जाएगी। If ever I come into money, I'll buy a boutique, she said, entering the house. Little Derek, who was hanging onto the back of his father's chair, remarked, "She thinks money grows on trees. Don't she, Dad?" Their mother sighed. Sophie watched her back stooped over the sink. The small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Geoff. घर में एंटर करते हुए सोफ़ी ने कहा कि यदि मुझे पैसा मिला तो मैं बूटी ख़रीद लूँगी। छोटा डेरेक, जो कि अपने पापा की कुर्सी के पीछे झूल रहा था, वह बोला कि यह सोचती है कि पैसा पेड़ पर उगता है। क्या यह ऐसा नहीं सोचती, डैड? उसकी माँ ने आह भरी। सोफ़ी ने उसकी पीठ को सिंक पर झुके हुए देखा। छोटे कमरे में अंगीठी की वजह से काफ़ी भाप थी और मेज़ पर बनियान पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ था जो भारी भारी सांस ले रहा था। वो उसके फादर थे और एक कोने में गंदे कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। सोफ़ी को अपने गले में थोड़ा कसाव सा महसूस हुआ और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। Geoff was 3 years out of school. He was an apprentice mechanic. He traveled to his work each day to the far side of the city. He was kneeling on the floor in the next room and tinkering with a part of his motorcycle. Geoff was almost grown up now. She suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. He seemed to be away somewhere in those places she had never seen. These places attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that some day she might take her with him. She knew that Geoff thought her too young, but she felt impatient. जियोफ को स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था, काम सीख रहा था मैकेनिक का और दूसरी सिटी में उसको जो है रोज़ाना अपने काम के लिए दूर जाना पड़ता रहता था। वो अगले कमरे में अपने घुटनों के बल झुका हुआ था और अपनी मोटरसाइकिल के एक पुर्जे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जियोफ अब लगभग ग्रोन अप हो चुका था, बड़ा हो चुका था और वह उसके जीवन के कुछ क्षेत्रों के बारे में, कुछ जो प्लेसेस थे उनके बारे में संदेह करती थी सोफ़ी, जिनके बारे में वह ये कुछ भी नहीं जानती थी। वो उसके बारे में कभी भी बात नहीं करता था, कभी भी उसको नहीं बताता था उन जगहों के बारे में जहाँ वो जाता था। ऐसा लगता था मानो वह कहीं दूर था और ऐसी जगहों में से जो कि उसने कभी नहीं देखी थी। ये ऐसे जगह थे जो उसको काफ़ी फैसिनेट करते थे, काफ़ी आकर्षित करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे अनजाने थे, वो उसकी पहुंच से बाहर थे। वो इच्छा करती है कि वो अपने भाई के साथ जो है अपना रिश्ता और गहराई तक बनाए और उसके साथ किसी दिन वो उन जगहों पर जाए जहाँ उसका भाई जो है जाता है। वह जानती थी कि जियोफ उसे बहुत छोटी समझता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेसब्र थी। Sophie told Geoff that she had met Danny Casey in the arcade. Geoff did not believe her and asked if she had told Dad. Geoff asked her how Casey looked like. She said that he had green, gentle eyes, but
He was not very tall. Geoff told his father that Sophie had met Danny Casey. सोफ़ी जियोफ को बताती है कि उसकी मुलाकात आर्केड में, यानी कि जो दुकानों का मेहराब था या जो गलियारा था, वहाँ पर डैनी कैसे के साथ हुई। और जियोफ जो है उसकी बात का यकीन नहीं करता और उससे पूछता है कि क्या उसने अपने पापा को इसके बारे में बताया। जियोफ उससे पूछता है कि डैनी कैसा दिखता है। वो बताती है कि उसकी ग्रीन जेंटल आइज़ हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं है। जियोफ अपने फादर को सोफ़ी की मुलाकात के बारे में, कि उसकी मुलाकात डैनी कैसे से हुई है, वो अपने फादर को बता देता है। Sophie wriggled. Her father looked at her with disdain. He considered Cassie too young for the first team. Sophie then said that Danny Casey told her that he was going to buy a shop. Her father dismissed it as another of her wild stories. He did not believe her yarn. He wanted her that she was going to talk herself into a lot of trouble someday. सोफ़ी थोड़ी कसमसाई। उसके पिता ने उसकी तरफ नफ़रत से देखा। वह कैसी को जो फर्स्ट टीम थी उसके लिए काफ़ी छोटा समझते थे। सोफ़ी ने तब कहा कि डैनी कैसी ने उससे कहा था कि वह उसको एक दुकान खरीद कर देने वाला है। उसके पिता ने उसे इसकी एक ऊट पटांग कहानी कहकर ठुकरा दिया। वह उसकी बहकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस प्रकार की बातें करके वो किसी दिन खुद को प्रॉब्लम में डाल लेगी, मुसीबत में डाल लेगी। In Geoff's room, Sophie looked at the large poster of United's first team squad. It had a row of colored photographs beneath. 3 of them were of the young Irish prodigy Casey. Sophie asked Geoff to promise he would not tell anyone about her meeting Casey and asking him for autograph for directions. Neither of them had any paper or pen. She asked her to come to meet him next week. She promised to do so. Geoff said that it was the most unlikely thing he had ever heard. जियोफ के कमरे में दीवार पर सोफ़ी ने यूनाइटेड की टीम का एक बड़ा सा पोस्टर देखा। उसके नीचे कलर्ड फोटोग्राफ की एक पूरी कतार थी। इसमें से 3 आयरलैंड के जो यंग फुटबॉल प्लेयर था कैसी के थे। सोफ़ी ने जियोफ से ये प्रॉमिस करने को कहा कि वो कैसी से उसकी मुलाकात और डेरेक के लिए जो वो ऑटोग्राफ लेने वाली बात थी उसको वो किसी से नहीं बताए, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी कागज़ और पेपर नहीं था, इसलिए वो उससे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। उसने उससे अगले हफ्ते मिलने के लिए कहा है। उसने ऐसा करने का वादा किया और जियोफ ने कहा कि वो ये सबसे ज़्यादा अनहोनी बात थी जो उसने सुनी थी। On Saturday they went to watch United. Their team won 2-0 and Cassie drove in the second goal. Sophie glowed with pride. Geoff was ecstatic. सैटरडे को वो लोग यूनाइटेड में मैच देखने के लिए गए। उनकी टीम 2-0 से जीत गई थी। कैसी ने दूसरा गोल किया था। सोफ़ी गर्व के साथ चमक रही थी और जियोफ भी बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट वीक जेंसी आस्क्ड सोफ़ी दैट शी हैड बीन टॉकिंग अबाउट meeting Danny Casey. She promised to keep it a secret. Sophie said that her father would quarrel with her if he heard about it. Sophie realized that Geoff had not told her about the date. अगले सप्ताह जेंसी सोफ़ी से पूछती है कि वो डैनी कैसे से मुलाकात के बारे में क्या बातें करती रहती है। वो उससे वादा करती है कि वो उसे सीक्रेट रखेगी। सोफ़ी उसे कहती है कि उसके फादर जो है वो उससे झगड़ा करेंगे अगर उन्होंने इस बारे में सुन लिया। सोफ़ी महसूस करती है कि जियोफ ने उसको डेट के बारे में, जो उसकी नेक्स्ट मीटिंग की डेट थी, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया था।
After dark, she walked by the canal. She sat down on a wooden bench beneath a solitary elm to wait. For some time she imagined his coming. Some more time passed. She began to think that Danny might not come. She felt sad. Others would doubt her. Geoff would be disappointed. अंधेरा होने के बाद वो नहर के साथ साथ चलती रहती है। वो अकेले एक सरू के पेड़ के नीचे जो बेंच पड़ी हुई थी उस पर बैठ जाती है और कैसे का इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय तक तो वह उसके आने की कल्पना करती रहती है कि वो आएगा, और कुछ और वक्त गुज़र जाता है और वो सोचने लगती है कि डैनी कैसे अब शायद नहीं आएगा। वो बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, और बाकी लोग भी उसके ऊपर डाउट करने लगेंगे, संदेह करने लगेंगे, और जियोफ भी बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। She climbed the steps to the street. Outside the pub, she noticed her father's bicycle propped against the wall. She was glad he would not be there when she got home. Coming through the arcade, she pictured Danny Casey again outside Roy's. She saw his gentle gazelle-like eyes. She kept waiting in the arcade alone for a long time, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes. वह गली में जाने के को सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, और पब के बाहर उसके फादर की जो बाइसाइकिल थी वो दीवार के सहारे खड़े हुई थी। उसने उसको देखा। वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि जब वो घर जाएगी तो उसके फादर वहाँ नहीं होंगे। और जो मेहराब वाले गलियारे से निकलते वक्त उसने जो है रॉयस की दुकान पर फिर से देखा। आर्किड से बाहर निकलते वक्त जो है उसने रॉयस की जो दुकान के सामने डैनी कैसी की फिर से कल्पना करनी शुरू कर देती है। उसने जो है उसके विनम्र 12 सिंगे जैसी जो आँखें थी, जो उसकी ग्लिटरिंग आइज़ थी, उनकी कल्पना देखी की उसने उनको महसूस किया। उसकी कोमल सुरीली आवाज़ और उसकी जो हरी आँखें थीं उनकी चमक को याद करती हुई वो काफ़ी लंबे समय तक जो मेहराबदार गलियारा था उसमें उसका इंतज़ार करती रही। Then Sophie remembered another vision. Last Saturday, she had seen Casey moving past the defenders without making a sound and kicking the ball into the goal. She remembered the thunderous applause made by 50,000 supporters. फिर सोफ़ी को एक दूसरा विज़न याद आ जाता है, दूसरा दृश्य याद आ जाता है कि लास्ट सैटरडे को उसने कैसी के जो काफ़ी सारे जो डिफेंडर्स थे उनके पास से बिना कोई आवाज़ के गुज़रते हुए और गेंद को गोल में मारते हुए देखा था, और उसने 50,000 जो उसके प्रशंसक थे जो वो उनके द्वारा तालियों की प्रशंसा की गड़गड़ाहट जो है उसको याद किया।